नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। गणित की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले भी ये जानते हैं कि 31 में 3 जोड़े जाएं तो जोड़ 34 और फिर उसमें एक और जोड़ा जाए तो कुल जोड़ 35 होता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों के समीकरण के लिहाज से अगर मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री बनाए जाएं तो ये जोड़ भी 35 होता है। लेकिन इस गणित के सियासी समीकरणों की व्याख्या कुछ अलग अंदाज में हो रही है और वो व्याख्या शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 3 नए चेहरों को जगह दी गई। हैरानी तब और हुई और चौंकाने वाला बात और ये सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत हुई तो एक चेहरे को और शामिल किया जा सकता है, यानी कि एक विस्तार और हो सकता है। आखिरकार चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार के क्या मायने हैं, क्या समीकरण है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। राजभवन की इन तस्वीरों के साथ 3 दिनों से चल रही सियासी कशमकश थमी ही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान से माहौल फिर गर्म कर दिया। 3 मंत्रियों के राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री से जब सवाल हुआ तो जवाब कुछ इस अंदाज में मिला कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी एक विस्तार की संभावना अभी और है। उसके बाद भी हमारी सरकार आने वाली है तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। अभी मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव हैं और उससे पहले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। निर्धारित कोटे में से 34 का कोरम पूरा हो चुका है। शनिवार को कैबिनेट में जो 3 चेहरे शामिल हुए उसे विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड के समीकरण साधने की कवायद माना जा सकता है। साथ ही विरोधियों के मंसूबे चुनाव में चकनाचूर करने का उपक्रम भी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि पूरा मंत्रिमंडल भी बदल जाए तब भी उनकी नजर में संभावित हार की नियति को बदला नहीं जा सकेगा। हारी हुई बाजी बीजेपी लड़ रही है और उसमें लोगों को मनाने का सिर्फ प्रयास कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी फौज है। एक अभी भी विभाग, एक मंत्रिमंडल का एक जो पद है वो छोड़ा हुआ है, एक जगह खाली है। अब देखते हैं कौन उसके लिए सरफटब्बल के हालात बनाएगा, कौन उस सरफटब्बल के हालात में आगे जाएगा और उसको बना दिया जाएगा। कुछ भी कर लें, कितने ही मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल लें, होना कुछ नहीं है। चुनाव हार रही है बीजेपी। खेल सियासत का हो या वाकई कोई खेल हो, जब मुकाबले में साख दांव पर हो तो जीत के लिए किया जाने वाला कोई भी पैंतरा गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार का ये दांव बीजेपी को चुनावी जीत हासिल करा पाएगा? आज इसी पर पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। BSTV ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए आज एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अपराजिता पांडे जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी हैं जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में जब चुनाव में अब बस केवल 2 महीने का ही वक्त बचा है और जहां एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, आपने तो पहली सूची भी जारी कर दी है 39 प्रत्याशियों की। सूची जारी होने के बाद और चुनाव के 2 महीने से पहले ये मंत्रिमंडल जो विस्तार है 3 नए चेहरों का, इसकी ज़रूरत और इसके मायने अगर आप समझा सकें। देखिए, विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें और ये कोई एक्सेस नहीं हुआ है। जो संख्या हमारे अभी रिक्त थे स्थान, उन रिक्त स्थान पे होने का काम हुआ है। दक्षता लिए हुए लोगों को, कुशल नेतृत्वकर्ता को इसमें अवसर मिला है। तीनों मंत्री जो आज शपथ लिए हैं, आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन साहब, आदरणीय
शुक्ला जी और आदरणीय लोधी जी, तीनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे, बाइट में हम सुन रहे थे कि ये उनका विशेषाधिकार है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 2023 के बाद में फिर से सरकार बनने वाली, जनता ने आशीर्वाद देने का काम शुरू कर दिया है। अभी हम जनता के बीच में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से है, बड़े बड़े आयोजन हमारे हो रहे हैं, हम जो है विकास पर्व मना रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी जन दर्शन यात्रा के, जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी अभी हम जाएंगे, कल उसके सारा कार्यक्रम आपके सामने आने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर जब हम जनता के बीच में और जनता के गरीब कल्याण के किए हुए काम के आधार पर है तो हमारी सरकार बनेगी, उस कॉन्फिडेंस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहने का काम किया। सिसोदिया जी, मैं आपको टोकूंगा प्लीज़, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत योग्य लोग हैं, जितने भी 3 नाम शामिल हुए, तो अगर ये इतने योग्य थे, इतने योग्य को शामिल किया जाना चाहिए था कैबिनेट में, तो फिर पहले भी कर सकते थे। ऐसे वक्त में जब मैं कह रहा हूं कि आपके प्रत्याशियों की पहली सूची आ गई है और थोड़े बहुत नहीं 39 जो प्रत्याशी हैं वो आपने घोषित कर दिए, तो ये जो 3 लोग हैं अगर ये बहुत काबिल थे या बहुत योग्य थे तो कुछ वक्त पहले कर देते, ऐसे समय का तो उनको शायद काम करने का और ज़्यादा मौका मिल जाता और बेहतर तरीके से अपने आप को साबित कर पाते। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो शरद जी कह रहे हैं मैं उसी बात को कह रहा हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में विशेष करके सरकार के जो निर्णय होते हैं वो उचित समय पर उचित निर्णय होते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार सदैव उचित समय पर उचित निर्णय करती है। जब हम विकास की बात करते हैं तो समय पे हमने विकास देने का काम किया। आज मध्य प्रदेश को हम बीमारू से अग्रसर करके और बीमारू प्रदेश की जो एक छवि थी मध्य प्रदेश की, उससे निकाल कर आज विकसित मध्य प्रदेश और विकसित के बाद में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक ले जाने का काम किया है। आज हमने जो है गरीब कल्याण के माध्यम से आम जनजीवन का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया और उसमें हमको सफलता मिली है। तो समय पे काम करने के लिए ये सरकार जानी जाती है और उचित समय पे हमने निर्णय करा है। ठीक है राजपाल जी, मैं आऊँगा आपके पास में। अपराजिता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा और लिया गया है उनके मुताबिक, यानी कि बीजेपी के मुताबिक। आपको क्या परेशानी है, आप लोग क्यों इस पर आपत्ति उठा रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, अभी तो एटलीस्ट 4 नाम तो वो शामिल कर ही सकते थे, 3 को शामिल किया है, 1 की तो वैकेंसी अभी भी बची हुई है। क्यों आपको लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो राजनीतिक तौर पर, यानी कि चुनाव को देखते हुए हुआ है? 40 दिन के मंत्री और 100 दिन की सरकार, अब आप कुछ भी कर लीजिए, भाजपा रही हार। ये सबको समझ में आ रहा है कि चुनाव के कुछ महीने पहले ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है। ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। आज जो 3 नाम हमारे सामने आए हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल जी का नाम ले लीजिए, गौरी शंकर बिसेन जी का नाम ले लीजिए या लोधी जी का नाम ले लीजिए। गौरी शंकर बिसेन जी की जो बिटियां हैं वो लड़ना चाहती थी, वो आना चाहती थी। राजनीति में आप नए लोगों को, नए चेहरों को आने नहीं दे रहे हैं, नए नेतृत्व को आप पनपने नहीं दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया। जहां तक बात करें लोधी जी की, तो क्या कोई और योग्य व्यक्ति नहीं था, या फिर योग्यता का एक ही बात होती है जो परिवारवाद की होती है? योग्यता का एक ही क्राइटेरिया था कि लोधी जी भतीजे हैं, किसके, वो हम सब और आप जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आज के बाद परिवारवाद पे भी बोलने का कोई भी लॉजिक या फिर तथ्य उनके सामने अब वो नहीं रख सकते। अगर जातिगत समीकरण की बात होती है तो आज विस्तार में एससी वर्ग का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया। और जो आप पहले जो ये नाम आज सामने आए हैं, इनको पहले क्यों नहीं शामिल किया गया? तब जाति, इनकी जो जातियां ये रिप्रेजेंट करते हैं, तब उनका असम्मान नहीं था। अपराजिता जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें तो इनके लिए है ना भाई, उनकी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, वो ऐसा तो है नहीं कि नियम के विरुद्ध जाके कर रहे हों। 4 नाम शामिल कर सकते थे, उसमें उन्होंने 3 ही किए। भाई पहले कर देते या बाद में कर देते, जो समीकरण वो साधना चाह रहे थे वो साध लिए उन्होंने। उनकी नज़र में जो आप कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण या जो भी समीकरण है, आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपको क्या परेशानी है इन मंत्रियों के नाम शामिल होने से? वो तो कर सकते हैं, लीगली क्या किया हुआ, ऐसा तो है नहीं कोई लीगल काम कर रहे हो। देखिए,
परेशानी मध्य प्रदेश की जनता को है। जब आप इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, वो आप तब अपनाते हैं जब आपका 18-20 साल का रिपोर्ट कार्ड खाली होता है, जब जनता के समक्ष आप अपने कार्यों के माध्यम से नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा ना, 40 दिन के मंत्री और 100 दिन की सरकार, ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये मित्र मंडली के भ्रष्टाचार का विस्तार है मध्य प्रदेश में, जो जनता से छिपा नहीं है। अभी सिसोदिया जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बीमारू राज्य से निकाला है मध्य प्रदेश को। जी नहीं, मैं आज आपको मध्य प्रदेश की वास्तविक छवि, जिससे परिचित होंगे सिसोदिया जी, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ। महिला अपराध में, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अनुसूचित जनजाति गलत है आपका आंकड़ा, ये गलत है, नंबर 1 नहीं है। राजस्थान है नंबर 1, जो कि जहां पर केंद्र में कांग्रेस की, आपकी कांग्रेस की सरकार है। अब गलत बताएंगे और हम सुनेंगे, क्राइम इन ये नहीं इंडिया होगा। रिपोर्ट आप गलत नहीं बताएंगे, उसमें हमने क्या गलत देखा? बता रही हैं उसमें आप, हमने देखा कि गलत सबसे बता रही ज्यादा जो हैं, बच्चे, गलत बता रही हैं आप, जब गलत आंकड़े छोटे प्रस्तुत कर रही बच्चे हैं। गायब हो रहे हैं, वो भी हमारे प्रदेश से हैं, और 3 गुना ज्यादा गलत आंकड़े लड़कियां प्रस्तुत गायब हो करने रही का हैं। काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफ्यूज है। लेगा, कौन जिम्मेदार है? आज इस प्रदेश गलत आंकड़े में प्रस्तुत महिला करने का काम असुरक्षित कांग्रेस है, की प्रवक्ता कर किसान रही है, असम्मानित कांग्रेस है, खुद युवा कंफ्यूज है, बेरोजगार है। कांग्रेस जवाब दे राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, यहाँ पे नंबर 1 उत्तेजित पे हो वहां जाए, है। बौखला महिला जाए। अत्याचार जब में, उनकी टर्न थी महिला तो मैंने अपराध उनको में, धैर्य और पूर्वक आप सुना। राजस्थान अब की वो बजाय मेरे मध्य बीच प्रदेश में कर रहे हैं। चिल्लाने का कितना इसलिए झूठ प्रयास बोलोगे? कर रहे हैं कांग्रेस क्योंकि मेरे मतलब माध्यम से झूठ की जनता के गारंटी, बीच जो सच्चाई पहुंच कांग्रेस रही है, मतलब जो परिवारवाद 18-20 की साल का गारंटी है, प्रशासन है, कांग्रेस जनता के मतलब सामने धोखे की उजागर हो गारंटी गया। अंतर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बौखलाना जिस और विषय पे विचलित होना छोड़ दीजिए, आप गलत आंकड़े नहीं बता सकते, ये कहीं भी कोई आंकड़ा नहीं है जो आपने बताया, असत्य आधार पर बताया हुआ आंकड़ा है। असत्य है, असत्य है, असत्य है। अपराजिता जी, मुझे लग रहा है कि हम लोग विषय से शायद अगर वो भटक जा रहे हैं। चिल्लाना और उत्तेजित होना बंद करेंगे तो एक और चीज असत्य उन्हें बताना आंकड़े चाहती हूँ। हैं, 15 महीने में गलत मैं आंकड़े कमलनाथ जी हैं। की मैं सरकार देवश्री में मध्य 15 प्रदेश महीने नंबर में 1 मात्र नहीं है, ये 55% महिला अपराध में 55% गिरावट आई थी इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। महिला अपराध में 55% गिरावट आई थी। तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो महिलाओं के लिए बेहतर प्रदेश बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया 18-20 साल के जरूरी होगा। प्रशासन में। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, मैं आऊंगा आपके पास, लौट के आऊंगा। मैं देवश्री माली जी के पास जाना चाह रहा हूं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हमने पहले भी देखे, हालांकि ये जब सरकार बनी पहले 5 मंत्री, फिर उसके बाद फिर कैबिनेट का गठन हुआ और अभी 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना थी, उसमें से 3 मंत्री बनाए गए। हालांकि उसमें भी बहुत अटकलों के दौर चले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सुबह, नहीं तो शाम, इस तरीके का, लेकिन अंततोगत्वा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। चुनाव से ठीक पहले करीब करीब 2 महीने का ही वक्त बचा है, उससे ठीक पहले आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को किस नज़रिए से देखते हैं? और जो बात कही जा रही है फायदे की, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंत्री बनाने से आखिरकार चुनाव में क्या फायदा होता है, क्योंकि आप कई चुनाव आप देख चुके हैं और आपने उनको कवर भी किया है। देखो, 2 बातें हैं। एक तो सिसोदिया जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल में का विस्तार करे और जो निर्धारित संख्या है, जो मध्य प्रदेश में 35 है, वहाँ तक ले जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमानुसार किया है। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल विस्तार कब किया जाएगा, इसका कोई नियम ऐसा है नहीं, लेकिन लोकतंत्र में बहुत सी चीज़ें परंपरा के अनुसार भी चलती हैं और ज़रूरत के अनुसार भी चलती हैं। जैसे कि नियम ये है कि अगर 6 महीने बचे हैं चुनाव में और अगर किसी विधायक की डेथ हो जाती है तो उपचुनाव नहीं कराया जाता। 6 महीने से अधिक समय होता है तो कराया जाता है, नहीं तो आम चुनाव के साथ होता है। तो ऐसा कोई कानून और नियम तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी पहली बार ये हमारी जानकारी में हो रहा है कि जब चुनाव में केवल मेरा अंदाजा 7-8 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाएगी और जो किया है, लेकिन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना। सवाल यही है कि अब आपने कहा कि लाभ हानि का है, तो लाभ इसका मिलता अगर मुख्यमंत्री जी 2 महीने पहले इसका गठन कर देते, क्योंकि जो आगामी 5 दिन हैं, 5 से लेकर 10 दिन तक तो स्वागत सत्कार में निकल जाएंगे, बैठकों में निकल जाएंगे, अनुकूल सेक्रेटरी हैं कि नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जो इनके समर्थक हैं, ये लोग, मैं इन लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी मतलब मिलता रहा हूँ, जब देखता रहा हूँ इनकी एक्टिविटी, इनके समर्थक बहुत ही निराश और हताश थे। गौरीशंकर बिसेन साहब ग्वालियर भी आते रहे,
तब भी मैंने देखा है ना, क्योंकि ये लोग वाकई में योग्य लोग थे और पहले से ही थे। लेकिन चूंकि राजनीतिक ये जो नट विद्या का खेल है और इस समय जो जिस तरह की सरकार बनी दोबारा से, उसमें बहुत कुछ राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके हाथ में नहीं था। संतुलन स्थापित करना पड़ता है जब आप गठबंधन टाइप की सरकार बनाते हैं। भले ही ये गठबंधन की सरकार नहीं है, लेकिन हाँ कहीं से तोड़ के आप लाए हैं तो उनका मान सम्मान रखना पड़ता है, उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। तो इसका सफ़र किया पूरे संभाग के अलग अलग जगह के उन लोगों ने जो लोग वाकई में पहले ही मंत्रिमंडल के सदस्य बनते। अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के सीधे बनी होती 2018 में तो वो लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा होते, जिसमें गौरीशंकर बिसेन भी हैं और जबलपुर वाले बिश्नोई जी भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था और ऐसा हुआ भी नहीं। अब ये 5 सीटें छोड़ के ही इसीलिए रखी गई थी क्योंकि झंझट झगड़े बहुत थे। अगर ये कर देते तो हाथ कट जाते। हटाना इस परिस्थिति में हटाना और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो मुझे लगता है कि चूंकि शिवराज सिंह जी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं और विषम परिस्थितियों में भी वो कुछ ना कुछ अपने तर्कस में तीर रखते हैं। तो ये जो इन्होंने 3-4 सीटें रखी थी मंत्रिमंडल में खाली, मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए रखी होंगी कि आखिरी समय तक अगर कुछ गतिरोध उत्पन्न हो तो करें। तो उसका ठीक बिंद जी मैं आऊँगा सर, आपके पास आऊँगा। मैं सिसोदिया जी को एंटर करना चाहूँगा। सिसोदिया जी के ऐसे वक्त में जब कोशिश तो ये चल रही है, जो विधायक आपने मंत्री बनाए हैं, चिंता नेताओं को ये है, विधायकों को ही कहें पहले तो, बाकी तो दावेदार अलग होते हैं, कि उनका टिकट फाइनल होगा या नहीं होगा। तो टिकट जहाँ उनको टिकट फाइनल होने की उम्मीद होनी चाहिए वहाँ तो आप मंत्री बना दे रहे हैं। तो ये जो बात आप कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो देरी हुई उसके पीछे की एक वजह यह भी मानी गई कि दावेदार बहुत ज़्यादा थे और शायद पहले जो नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके पीछे की भी एक वजह यही मानी जा रही थी कि दावेदार ज़्यादा हैं, किसी तरीके की कोई नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती, चाहे सरकार हो चाहे पार्टी हो। आपको नहीं लगता कि 3 नाम आपने ऐसे वक्त में बना दिए जो मंत्री बन सकते थे, आपने चयन किया, विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का, ठीक है, लेकिन बाकी के जो कार्यकर्ता जो दिल में ये ख्वाहिश पाले बैठे थे कि नहीं उनका भी शायद नंबर आ सकता है, और ये तो दो जो चेहरे हैं शुक्ला जी और बिसेन जी, ये तो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो बाकियों की नाराजगी की आपको चिंता नहीं है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अनुशासित है। हर पद के लिए जब हम चयन करने जाते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि समकक्ष 10-10 लोग जो है होते हैं। आज विधानसभा के टिकट, जब हम विधानसभा के टिकट देने की स्थिति पार्टी के सामने हो रही हो, जब पैनल बैठती है, पैनल बनाने के लिए कमेटी बैठती है, हमारी समिति बैठती है, तो पाते हैं कि एक विधानसभा पे 10-10, 8-8, 5-5 योग्य लोग हैं जो समकक्ष है, बराबर है। उनमें से किसी को भी नहीं, कोई भी जीत सकता है, पर देना एक को है। तो बाकी 4 लोग भी संतुष्ट होते हैं, पार्टी की रीति नीति के साथ काम करते हैं और जिता के भेजने का काम करते हैं। ये हमारा परंपरा है, हमारा अनुशासन है। कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। हमारे यहाँ एक सूत्र वाक्य है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो उस भाव से हम काम करते हैं और उसी भाव से काम करने का ही नतीजा है कि आज ये 3 मंत्रियों की शपथ हुई। आपको कहीं कोई स्वर सुनने को नहीं मिला होगा। ये मिलेगा, बात है, ये बीजेपी अनुशासित मिलेगा, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि हमारा नेतृत्व एक सवाल ले लीजिए, वो शक्तिशाली नेतृत्व है, अनुशासन प्रिय नेतृत्व है और हमारा एक मैकेनिज्म है, नहीं ठीक है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हम सब काम करते हैं, क्योंकि सामूहिकता से निर्णय होता है। ये मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने शपथ करवाने का काम किया है, उनके आदेश से हुआ है, पर इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा सामूहिक नेतृत्व जो है, उस नेतृत्व ने जो है ये पूरा तय करने का काम किया। ये आप अनुशासन प्रिय है। हम मैं आऊंगा। एंकर आपसे बार-बार बोल रहे हैं, प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न ले लीजिए। आप अपना ही जो बोलते जा रहे हो, ये उसका जवाब आ जाए। डिबेट में और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं अनुशासन की। आप व्यक्तिगत ना आए, आप अभी में 4 दिन हुए आपको प्रवक्ता बने को। मैं 17 से प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मुझे मालूम है। सिसोदिया जी व्यक्तिगत आप भी ना है, विषय पर हैं, सिसोदिया जी मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो बात मैंने कही कि आपको, चलिए ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि आपका अनुशासन है, पार्टी का बड़े से बड़े फैसले जो सिरोधार हैं वो कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला हो और चुनाव से ठीक पहले हो, जो मैं कह रहा हूं कि बाकी के जो दावेदार थे उनकी नाराजगी का किसी तरीके का कोई डर आपको नहीं है, या उसके लिए भी आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी है, हमारे अनुशासन, हमारे यहाँ पार्टी के लिए
हम सब लोग विचार के लिए काम करते हैं। देखिए आज व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति अधूरा हो सकता है, विचार पूर्ण है। जिस विचार के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं वो विचार हमारा भारत माता का परम वैभव पर पहुंचाने का विचार, उस विचार को लेकर जब काम करें तो फिर वहाँ व्यक्तिगत आकांक्षा है। ठीक है। और हमारा क्या सूत्रवाक्य, एक आधे मिनट में खत्म होगा। हमारा सूत्रवाक्य है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ इज लास्ट। तो हमारा स्वयं का तो आखिरी में है, पहले हमारी पार्टी, उसके बाद और उससे पहले देश है। तो हम उसी सूत्रवाक्य को लेकर काम करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अपराजिता जी, ये जो 3 चेहरे शामिल किए हैं मंत्रिमंडल में, उनके पीछे की वजह ये मानी जा रही है राजनीतिक तौर पर कि महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड, इन जगहों पर बीजेपी अपनी जो जगह है या समीकरण है उनको और मजबूत करना चाह रही है। एक बात ये चलो ठीक हो गई, पहले सवाल में जो आपने कहा भी कि शामिल किए हैं, इन वक्त पर किए हैं, लेकिन अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी विपक्ष के पास? क्योंकि विपक्ष के पास तो मंत्री बनाने का कोई अधिकार अभी है नहीं, तो आप लोगों की अब स्ट्रेटजी क्या होगी इसका काउंटर करने के लिए जो 3 चेहरे शामिल किए? और मैं एक बात और जोड़ दूं कि मुख्यमंत्री का एक बयान ये भी आया है कि अभी तो एक नाम और बाकी है और ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी विस्तार हो जाएगा, यानी कि वो भी शामिल हो जाएंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के अब हर रोज बयान आएंगे। जब शिप सिंक होती है ना, जब जहाज डूब रहा होता है, तो बौखलाहट में अक्सर बहुत सारी बयानबाजी की जाती है, पर द शिप हैज ऑलरेडी संक। मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 2018 में भी उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी के विजन को चुना था, और 2023 में आप रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे और प्रचंड बहुमत से कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। रियलिटी को, आज जो है परिस्थिति मध्य प्रदेश की, उसको भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कल की ही बात करते हैं, इतना अगर प्रदेश में अच्छा काम किया होता तो 4 साल बाद, 4 साल में सबसे बड़ा आंदोलन, 60,000 बाबू और 3.5 लाख कर्मी कल सामूहिक छुट्टी पर थे। आज हर वर्ग, हर तबका आक्रोशित है, व्यथित है। आप किसान आज असम्मानित है, महिला असुरक्षित है, युवा के पास रोजगार नहीं है। 18.5 साल 19 साल की सरकार में आज हर वर्ग दुखी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को छला है, हर वर्ग को असत्य बातें कही हैं। अभी सिसोदिया जी कह रहे थे, मैं सोच रही थी कि काश भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट, मध्य प्रदेश को फर्स्ट रखा होता तो आज हमारे प्यारे प्रदेश का ये हाल नहीं हो गया होता। आज हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्योंकि कोई लाना ही नहीं चाहता। इंडस्ट्रीज आती है, उसके पहले एग्जिट पॉलिसी निकल जाती है। निवेश तभी आता है जब एक प्रदेश में विश्वास होता है। आज निवेश नहीं आता क्योंकि प्रदेश में विश्वास नहीं है। निवेश नहीं आता तो रोजगार नहीं बढ़ता, रोजगार नहीं बढ़ता तो युवाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और आज मैं एक युवा हूं और एक महिला हूं, तो मैं समझती हूं कि युवा और महिला का क्या दर्द है मध्य प्रदेश में। तो सिसोदिया जी को एक चीज अब समझ जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, आज राजभवन के बाहर श्वान रो रहा था। हमें पता है, चाहे गूगल कर लीजिए, अपराजिता जी, इन विषयों के, देखिए ये सोशल मीडिया के चर्चित इन विषयों का इस तरीके के मंच पर उल्लेखित करना, मुझे लगता है कि आप एक नेशनल पार्टी की प्रवक्ता हैं। उल्लेखित तो करना पड़ेगा। इनके पास खुद के लिए बोलने का कुछ नहीं है, बीजेपी के लिए बोलते बोलते स्वान पे आ गए, थोड़ी देर बाद और कहीं और से हमें बचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम मुद्दों पे बात करें। राजभवन भी एक, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना अपराजिता जी, आप एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है और ये इतना सम्मानित चैनल है, इस चैनल की लाज रख लीजिए। आपकी पार्टी में तो सब ऐसे ही चल रहा है, पार्टी में तो सब ऐसे ही चल रहा है, पर कम से कम जिस चैनल पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उसका तो सम्मान रख लीजिए। इनका एक अपना एक महत्व है। मैं निवेदन करूंगा दोनों मेहमानों से, दोनों चैनल की गरिमा रख लो। आपकी पार्टी मैं दोनों मेहमानों से निवेदन करूंगा, प्लीज विनम्रता से माफी मांगिए मध्य प्रदेश की जनता। आपकी पार्टी की तो गरिमा बची नहीं, आप तो कुत्ते बिल्ली की बात पे आ गए, पर जिस चैनल है पे बैठे हैं उस चैनल की सीट की गरिमा बचा के रखो, इसके अनुकूल तो बातें करो। कोविड इस तरीके के बयानों का, इस तरीके के रूपकों का राजनीति नहीं, स्वान रोना और आपसे जाके सुनना, और ये तो जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं, मेरे को हास्यास्पद भी लग रहा है। और गरिमा के गिरता हुआ कांग्रेस का
डर भी दिख रहा है। सिसोदिया जी, अपराजिता जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे पास समय फिसल रहा है, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए भी और सभी जो गणमान्य अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हमारा चैनल यानी कि BS TV इस तरीके के किसी भी रूपक का जो किसी भी गणमान्य स्थान या किसी भी गणमान्य व्यक्ति या किसी भी नेता से जुड़ा हुआ है उसका हम समर्थन नहीं करते। इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। अब मैं आखिरी वक्त पर हमारा कार्यक्रम है, लिहाजा मैं देवश्री माली जी के पास जाना चाह रहा हूँ। देवश्री माली जी, मैं एक आखिरी कमेंट आपका जानना चाह रहा हूँ कि ये जो समीकरण साधने की कोशिश हुई है, राजेंद्र शुक्ल की हम बात करें तो वो विंध्य से आते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बिसेन जी की हम बात करें महाकौशल से आते हैं, और लोधी जी की बात करें बुंदेलखंड से आते हैं। उमा भारती जी के भतीजे भी हैं। इन तीनों जगहों में अगर आप कोई समानता देखते हो इन तीन चेहरों में भी, क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि बीजेपी का जो ज़्यादा फोकस है चुनाव से ठीक पहले वो SC और ST वोटरों से है, लेकिन जो मंत्री बनाए गए उनमें से 2 OBC और एक जनरल कैटेगरी से हैं। ये जो समीकरण को आप समझा सकें कि साधने के पीछे का समीकरण क्या है, और ख़ासतौर से बिंद की हम बात करें तो वहाँ तो जो प्रदर्शन है वो बीजेपी का ठीक रहा पिछले चुनाव में। क्या आखिर ऐसी मजबूरी थी कि केवल इन्हीं 3 चेहरों को, जो बाकी के चेहरे हैं बीजेपी के पास, उनमें से सिर्फ यही 3 चेहरे थे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते थे? संक्षिप्त में। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा जैसे कि आपने कहा ना SC और ST को लेके बात है, तो अब SC के लोग पहले से मंत्रिमंडल में हैं। अब क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से काम करना था। प्रीतम लोधी ने जब बगावत की भारतीय जनता पार्टी से और खुलकर जो है ब्राह्मणों का जो मैटर आया और खुल के सड़क पे आए और उन्होंने जो जो कहा, उससे लोधी समाज पूरे मध्य प्रदेश में एकजुट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सड़कों पर उतरा। आपने भी देखा होगा कि जगह जगह प्रदर्शन हुए और खुद सरकार ने के लोगों ने, जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे उनकी विचारधारा से, उन लोगों ने 40-50 जगह पर FIR प्रीतम लोधी के खिलाफ कराई। लेकिन उमा भारती प्रीतम लोधी के साथ खड़ी रही। उस दौर में भी जब पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, पार्टी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बारे में बोला, उसके बाद उमा भारती उनके घर गई ग्वालियर में, जलालपुर में, और तभी से लग रहा था कि वो एक शक्ति संतुलन का काम चल रहा है। 45 FIR होने के बाद भी प्रीतम लोधी की कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई। वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, उसके बावजूद भी पुलिस वहां संतुलन रखती थी। तो समझा जा सकता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। ठीक है श्री माली जी, मैं क्षमा चाहता हूं, समय की हमारे पास कमी है, समय की अपनी बाध्यता है, लिहाजा मैं संक्षिप्त में तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जवाब तो देना होगा मैं आज, बस इतना ही। आप देखते रहिए BS TV।